Hello everyone, my name is Vivek Sharma, and in this video we will be talking about four major articles. In the first article we will be talking about the lesson that we have learned from 1990s, and then we will be talking about Kane-Betwa linking project, and then Hurons के बारे में बात करेंगे, and लास्ट में इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। देखिए 1991 में इंडिया में क्राइसिस आते हैं, बीओपी क्राइसिस। अब इसके पीछे मेजर रीजन था इंडिया का इंपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज करता है एंड ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। अब कहते हैं कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट काफी अच्छे से इसको हैंडल कर रही है, बट स्टिल कंसर्न तो आज भी देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे हम जो हमारा नेशन है वो किसी प्रेशर के अंदर नहीं झुकेगा, हम नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे एंड अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे भी परस्यू करेंगे। तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर या मिलिट्री ब्लॉक या फॉरेन प्रेशर के आगे हम झुकेंगे नहीं। अब कोल्ड वॉर स्टाइल की अलायंस आपको आज भी देखने को मिल रही है, जहां पे आपको एक रशिया का ब्लॉक प्लस चाइना इसमें इंक्लूडेड है और दूसरा ब्लॉक देखने को मिल रहा है आपको वेस्ट का, बट वेस्ट का थोड़ा फ्रेगमेंट हो गया। नाटो में बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, बट स्टिल वर्ल्ड में आइसोलेशन, ग्रुपिंग ये सब चल रही है। तो कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारे को ये पावर देती है कि हम अपनी डिप्लोमेसी को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है ये मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ पे हम राइवल ग्रुप्स के साथ भी इवन बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वाड के भी मेंबर हैं और हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं एंड इवन अगर आप देखोगे तो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, तो हम किसी भी ब्लॉक में जाके बात कर सकते हैं। देन डिफेंस सिक्योरिटी की बात की जाए तो हम डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात की जाए तो एनर्जी के फील्ड में भी हमें ये देखने को मिल रहा है। तो एनर्जी के फील्ड में, सेमीकंडक्टर के फील्ड में, एआई के फील्ड में भी हम ये चीज कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशनल कल्चर की बात की जाए तो यहाँ पे इंटरनल पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर हम लॉन्ग टर्म फोकस रखते हैं, जहां पे हम डिसीजन मेकिंग को मतलब मोस्टली शॉर्ट टर्म गेन की जगह लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की जगह फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया की अभी प्रैक्टिस क्या है कि ग्लोबल जो पावर ब्लॉक्स है उनके बीच में एक्टिवली इंगेज करना, जैसे क्वाड हो गया, इवन ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके साथ साथ नेशनल प्रायोरिटीज को हम सेट कर रहे हैं। जैसे एनर्जी इंपोर्ट की बात की जाए तो हमें रशिया डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल दे रहा था, तो हम रशिया से खरीद रहे थे एंड आज भी हम ग्लोबल साउथ की आवाज बने हुए हैं। तो कहते हैं कि भाई आर्टिकल 51 हमारा ये कहता है, ये फिलॉसफी देता है कि भाई हम अपना इंडिपेंडेंट पोस्चर मेंटेन रखेंगे ग्लोबल अफेयर के अंदर एंड जो हिस्टोरिकल पैरेलल्स आपको देखने को मिलता है, उस समय भी वेस्ट एशिया में जो इराक था इसने इन्वेड किया था कुवैत के अंदर, जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस आए थे और बीओपी आया था। तो अभी हमें यहाँ पे फोकस करना होगा एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, बिकॉज हमारी 80 to 90% जो एनर्जी है हम इंपोर्ट करते हैं। रेमिटेंसेज उस समय भी गिरे थे क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्ट एशिया में आज भी हमारे रह रहे हैं और ये रेमिटेंसेज भेजते हैं, तो अगर ये नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई देखो आपको जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो देखने को मिल रही है, जहां पर आपकी एनर्जी फ्लो है वो रुका हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस ब्लॉक्ड है, यूएस यूनिलैटरली लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, बट स्टिल हमारे जो फंडामेंटल्स हैं आज की डेट में स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं एंड मल्टी अलाइनमेंट की वजह से हमारे को इससे बेनिफिट मिल रहा है। पहले हम नैम में थे तो थोड़ा हमारे को प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, तो अभी ये कहा जा रहा है कि भाई मल्टीलेटरल अलाइनमेंट को आप और ज्यादा परस्यू कीजिए एंड यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमिक कैपेसिटी को बिल्ड कीजिए एंड साथ के साथ कुछ एरियाज के ऊपर आप प्रायोरिटी सेट करके उनके ऊपर वर्क कीजिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये चीज है जो आप यहाँ पे देखते हैं। अब केन बेतवा की बात की जाए तो केन बेतवा लिंकिंग के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, जहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जहां पर केन का सरप्लस वाटर बेतवा में शिफ्ट किया जाएगा। अब इससे होगा क्या, तो कहते हैं कि भाई इससे सबसे पहले आप केन की बात कीजिए तो ये अहिर वन से आपकी ओरिजिनेट करती है, कैमूर रेंज से, एंड यमुना को ज्वाइन करती है बांदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये वाटर सरप्लस है। फिर यहाँ पे विंध्यास रेंज से आपकी बेतवा रिवर ओरिजिनेट करती है, यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर के आसपास यूपी में। तो कहते हैं कि भाई हम अब इन दोनों को आपस में लिंक करना चाहते हैं। अब यहां एक डैम क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम है धूधन डैम। अब ये डैम जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ एरिया को इंपैक्ट करेगा, जिससे 9000 हेक्टेयर का जो एरिया है वो आपका जो जैसे सबमर्ज हो जाएगा। अब इसमें काफी सारी फैमिलीज के ऊपर भी असर पड़ेगा, खासकर जो वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, जैसे
कौंडार ट्राइब है या गोंडा ट्राइब है, इनके ऊपर असर पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 कमेटीज बनाई गई थी, जैसे एस स्वामीनाथन कमेटी, ये कहते हैं कि भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, बट उसके साथ साथ लाइवलीहुड के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो यहां पर इन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनकी लाइवलीहुड को हमें सिक्योर करना चाहिए। एंड इवन सेकंड एआरसी में भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डिजिटल फर्स्ट लैंड ऑडिट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए कहा गया था, जहां पे आप लैंड एक्विजिशन के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सकें। तो कहते हैं कि भाई इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर कहा गया था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इसके लिए रजामंद है। एंड यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर जो भी आपके लैंड को आप यहाँ पे क्लेम करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। अब इससे बुंदेलखंड रीजन में आपको बेनिफिट मिलेगा, जहां पे आपको छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जैसे एरियाज में जो ड्रॉट प्रोन्स है वहां पे फायदा होगा। झांसी, बांदा एंड मोहाबा ये आपके उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वैसे बट यहाँ पे लोकल पीपल रजिस्ट कर रहे हैं, तो आई गेस यहाँ पे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की अगर या इरिगेशन की बात करें तो पीपल कैन मैनेज। आई गेस यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए कि या तो कोई बीच का रास्ता निकालिए, या आपको लोगों के कंसर्न को एड्रेस करते हुए कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी चाहिए प्लान के अंदर, जिससे मिनिमम इंपैक्ट आए लोगों के ऊपर, उनके लाइवलीहुड के ऊपर। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे देखनी है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट करना होगा। अब बात करते हैं हिरॉन्स की। अब हिरॉन्स के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया गया लोहित रिवर के ऊपर। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था जहां पे 1200 मेगावाट की एनर्जी को हम जनरेट करेंगे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि भाई ये क्लियरेंस देने के बाद कुछ लोगों ने कंसर्न रेज किया कि यहाँ पे हिरॉन की पॉपुलेशन रहती है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, भूटान और इंडिया के अलावा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती है। ये शेड्यूल 1 में आती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। एंड ये ज्यादातर आपकी जो दिहांग रिवर है, लोहित रिवर है, इसके आसपास, इसके बेसिन के आसपास देखने को मिलती है, जिसे डिस्कवर किया था 1978 में एओ ह्यूम ने। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, अभी फिलहाल जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, प्रोजेक्ट को देखा जाता है, फिर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इन्वायरमेंटल इशू है, फिर एक बेसलाइन डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उससे इम्पैक्ट को समझते हैं, फिर पब्लिक हियरिंग के थ्रू पब्लिक के साथ कंसल्ट करके इसको जो इश्यूज है उसको एड्रेस करते हैं। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपके जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो ठीक से कंडक्ट नहीं किया गया, ऐसे कुछ इश्यूज है। जो रिवर का हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट होगा, तो इससे इस पूरी जो पॉपुलेशन है इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया तो जा रहा है, बट वो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जो कि यहां से लाखों हजारों किलोमीटर दूर है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव यहाँ पे एनर्जी जनरेशन है, बट अगेन एक पैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जहां पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा, रीजनल डेवलपमेंट आएगी, बट उसके साथ साथ आपको लोकल इंडिपेंडेंट ऑडिट्स को भी यहाँ पे कंडक्ट करने की जरूरत है। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आपके इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। सो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, अब इसमें हम बता रहे हैं कि भाई लगभग 5% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे इसका बेस ईयर भी चेंज कर दिया गया है। तो इकोनॉमिक एडवाइजर इसे पब्लिश करते हैं अभी अपडेटेड बेस ईयर 2022-23 का। एंड इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसका कोड हुआ करता था रेस्को एनसीएफ, बट अभी इसको चेंज कर दिया ERS, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हाईएस्ट वेटेज, फिर रिफाइनरी को, फिर स्टील को, फिर क्रूड ऑयल को है, एंड फिर आपके कोल को दिया गया है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आयरन आ जाता है, फिर नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो अभी इसका कोड चेंज हो गया, तो यहाँ पे आयरन ओर को भी जगह दी गई है। एंड जो स्टील है, स्टील में क्योंकि कोल को डबल काउंट ना किया जाए तो उस वजह से भी थोड़ा उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें इंक्लूड किया गया आयरन ओर को, रिमूव किया गया डबल काउंटिंग ऑफ कोल को, एंड ग्रॉस स्टील प्रोडक्शन के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया। वैसे ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी की कैलकुलेशन में आपको हेल्प करता है। एंड इसमें आप ये कह सकते हो कि ये कोर सेक्टर बाकी सेक्टर्स को भी इंपैक्ट करते हैं, तो दैट्स व्हाई इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।